गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 का टॉपिक मृदा के गुण। कल हमने पढ़ा था मृदा के गुणों में मृदा जो है वो जल का अवशोषण करती है, अंतःस्रवण करती है। आज हम देखेंगे मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन में दोपहर में किसी खेत या खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? अगर संभवतः आपने ऐसा देखा है तो आप देखोगे ज़मीन के ऊपर की वायु कंपदीप हो रही है, यानी कि वो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जैसे आग के अलाव से उठती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है 9.5। एक क्वेथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए, इसमें कुछ समय तक किसी लो पर गर्म कीजिए और क्वेथन नली का परीक्षण कीजिए। देखो हम क्या करेंगे, इस तरह की जो क्वेथन नली आपको डायग्राम में दिख रही है, एक क्वेथन नली लेंगे, उसके अंदर कुछ मिट्टी डालेंगे, मिट्टी का नमूना डालेंगे और इसको नीचे से गर्म करेंगे। साइड में स्टैंड लगा हुआ है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं परख नली के जो ऊपर है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। मिट्टी जो होती है इसमें जल होता है और जब इसको गर्म किया जाता है तो ये जल वाष्प में बदलता है और जो परख नली का ऊपरी हिस्सा जो कि ठंडा है, इससे ये टकराकर संघनित होता है और वापस जल की बूंदों में बदलता है। गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वेथन नली के ऊपरी भाग में अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है, इसके अंदर जो परख नली है, परख नली के अंदर मिट्टी डाली है और इसको गर्म कर रहे हैं। तो जो है ऊपर परख नली के ऊपरी सिरे पर जो है जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि मिट्टी को गर्म करने से इसमें जो पानी है वो वाष्पित होता है और ऊपर की जो ठंडी दीवारें हैं उनसे टकराकर संघनित होकर द्रव में बदलता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठते जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप प्रतीक होती है। यही कारण है कि गर्मियों के अंदर जो है मिट्टी के ऊपर की जो वायु होती है, यानी गर्म दिनों के अंदर जो है वो कंपदीप प्रतीक होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वेथन नली से बाहर निकाल लें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया। दोनों के बीच अंतर को नोट करें। जो हम मिट्टी है उसका कुछ भाग तो हम परख नली में डाल लेते हैं, कुछ भाग बाहर रखते हैं। उसके बाद गर्म करने के बाद जब हम दोनों का परीक्षण करते हैं तो जो गर्म की हुई मिट्टी है वो सूखी होती है, उसमें जल नहीं होता। अगला जो मिट्टी का गुण है वो है मृदा द्वारा जल का अवशोषण। मिट्टी जो है वो जल का अवशोषण करती है। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती हैं? इसे जानने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पेपर या फिल्टर पेपर नहीं है तो आप समाचार पत्र न्यूज़पेपर है उसका टुकड़ा भी ले सकते हैं। इसे लेकर मोड़े और जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है बिल्कुल इसी तरह से आपको इसमें इस तरह से जो है फिल्टर पेपर या फिर न्यूज़पेपर का टुकड़ा है कीप आकार बना के इसे कीप में रखें। अब इसके बाद देखिए चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा दीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर कीप में लगाएं, फिल्टर पत्र में डालें। 50 ग्राम मिट्टी तोलकर इस फिल्टर पेपर में डालें। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप के अंदर डालें। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। सारा जल एक साथ नहीं गिराना है, उसे पूरी मिट्टी जो मिट्टी पर है बूंद बूंद करके डालना है। जल डालना जब तक जारी रखिए जब तक कि रिसकर कीप के नीचे सिरे पर आना शुरू न हो जाए। मापन सिलेंडर में बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप से घटा लें। उससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे जो ये एक्टिविटी है इसमें एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं या आप एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कीप आपको दिख रही है बिल्कुल ऐसे ही कीप लेनी है और उसके अंदर फ़िल्टर पेपर या न्यूज़पेपर लगाना है कीप आकार बना के। उसके अंदर जो है 50 ग्राम मिट्टी तोलकर इसके अंदर डाल दें और किसी ड्रॉपर की सहायता से जो है बूंद बूंद करके इसके अंदर पानी डालें। और जल जब इसमें हम डालते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जो मापन सिलेंडर होता है जिसके अंदर कितना जल हमने इसके अंदर डाला है ये पता चले। तो ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके हम इसके अंदर पानी डालते हैं और एक साथ पानी इसमें नहीं डालना है, बूंद बूंद करके डालना है और तब तक इसमें पानी डालना है जब तक कि इसमें से पानी रिसकर नीचे नहीं गिरने लग जाए। जब पानी नीचे गिरने लग जाए उस समय हम जो है मापन सिलेंडर में देख लेंगे कि वो कितना खाली है। वो जो भाग होगा वो जो मात्रा होगी जल की, ये इस मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है। मृदा का द्रव्यमान भार में है वो 50 ग्राम है। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन जो है वो UML में दे रखा है, U दे रखा है जो कि ML के अंदर है। और मापन सिलेंडर में जल का अंतिम जो आयतन है वो V है।
प्रारंभिक आयतन U हो जाएगा और अंतिम आयतन V हो जाएगा। तो जो मिट्टी के द्वारा जो जल अवशोषण की जो क्षमता होती है ये होगी U माइनस V। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान हो जाएगा U माइनस V। अब आगे इसमें ग्राम में मात्रक दे रखा है। 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। यानी अवशोषित जल का अगर हम प्रतिशत निकालें तो U माइनस V बट्टे 50। यहाँ पे जो 50 है ये उस मिट्टी की मात्रा है जो हमने ली है। अगर हम 50 की जगह 100 ग्राम मिट्टी लेते तो यहाँ पे 50 की जगह बट्टे आ जाता 100। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं क्या? परिणामों पर अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। यहाँ पे अगर हम अलग अलग तरह की जैसे चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी जो है, मृणमय मृदा जो है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी लें और उनमें ये परीक्षण करें तो अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी होती है उनमें जल धारण की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। किस प्रकार की मिट्टी के अंदर जो है जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसका रीज़न आप सबको पता है। आपको मैंने बताया भी था कि जो बलुई मिट्टी है उसमें जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और जो है इसके बीच में काफ़ी सारा जो है रिक्त स्थान होता है और जिसकी वजह से जो अंतर शोषण है जल का अधिक होता है। अब देखिए यहाँ पे जो इस एक्टिविटी की बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको आज करना है। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम होती है? तो ये मैं आपको पहले जो वीडियो थी उनमें भी मैं बता चुकी हूँ। ये 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। थर्ड में है, भूजो ने अपने पड़ोसी से सुना कि वर्षा में 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर जो है बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय और सबसे अधिक समय में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचता है? जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें कम समय ज़्यादा लगता है और जो बलुई मिट्टी होती है उसमें से जल जो है जल्दी अंतः अवशोषित होता है। किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की जो मृदा है वो सबसे कम जल धारण करती है? और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिसमें अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भौम जल तक पहुंच जाए? तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर जिसमें जल का अंतः शोषण जो मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक, उसी टॉपिक से और आज का जो टॉपिक है इन दोनों टॉपिक से ही एक सारे क्वेश्चन रिलेटेड है और आज को आपको होमवर्क में यही करने हैं। थैंक यू।